नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। दोस्तों, रेपुटेशन मीडिया के प्रोग्राम खास शख्सियत में आपका स्वागत है। और आज के प्रोग्राम के खास शख्सियत हैं भारत के पौंडमैन कहे जाने वाले रामवीर तंवर जी। रामवीर तंवर जी से हम आज बात करेंगे कि उन्होंने उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ पूरे भारत के अंदर गाँव के जो तालाब हैं, जो दलदल बन चुके हैं, जो गंदे हो चुके हैं, जिन्होंने गांव के वाटर लेवल और गांव का जो पानी है पीने का, दोनों ख़राब कर दिए हैं, ऐसे सब्जेक्ट पे काम करने वाले भाई रामवीर तंवर जी से हम बात करेंगे। जानेंगे उनके जीवन के सफ़र में जो जो चैलेंजेस रहे हैं। और आप एक इंजीनियर हैं, एमटेक आपने किया है इलेक्ट्रिकल से, और एमटेक करने के बाद एक पर्यावरणविद वो कैसे बने, जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में। तो बात करते हैं रामवीर तंवर जी से। तो रामवीर तंवर जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। आज आपसे मिलकर मुझे बड़ी बेहद खुशी हो रही है कि आपने देश के अंदर इतना सुंदर कार्य किया है, और ये अपने आप में एक मिसाल है। और दर्शकों में आपको बता दूं कि रामवीर तंवर जी वो हस्ती हैं जिनका नाम मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने लिया। इनके कार्य की उन्होंने सराहना की और इनको एक पौंडमैन के नाम से प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया। और अभी 5 जून को पर्यावरण दिवस है, और पर्यावरण दिवस के मौके पर हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने भी आपको आमंत्रित किया है, और आप उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जाएंगे और वहाँ चीफ मिनिस्टर साहब के साथ पर्यावरण पर बात करेंगे, और एक अपना जो इनका एक्सपीरियंस है वो सारी चीज़ें बताएंगे। तो ये तो बड़ी शुभकामनाएं हैं आपको कि चीफ मिनिस्टर जी का आपको ऑफ़र आया है। प्राइम मिनिस्टर देश के आपके बारे में बोल चुके हैं, और इतनी बड़ी चीज़ जो ये हुई है, ये इतना आसान काम नहीं है। और आप जो कार्य कर रहे हैं ये बिल्कुल डिफरेंट वर्क है। तो रामवीर तंवर जी, आप पहले अपना इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों को बता दें कि आपका अपना गांव और नाम और आपकी एजुकेशन और घर में कौन कौन लोग हैं। बिल्कुल। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जी आपने मुझे इस रेपुटेशन मीडिया के इस खास प्रोग्राम के लिए चयनित किया। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके साथ जुड़ के लोगों को अपनी मन की बात सुना सकता हूँ, जी चैलेंजेस शेयर कर सकता हूँ, अपनी स्टोरी शेयर कर सकता हूँ। तो जहाँ तक परिचय की बात है, मेरा नाम रामवीर तंवर है और मैं गौतम बुद्ध नगर के एक छोटे से गांव डाढ़ा में ही पैदा हुआ हूं और अभी भी वहीं पे रहता हूं जी। और जब मैं 12वीं क्लास के बाद कॉलेज में एडमिशन लिया तो तब जल पे चर्चा करना शुरू किया था, जल चौपाल के माध्यम से, स्टूडेंट्स के माध्यम से, गांव के लोगों के माध्यम से। लेकिन धीरे धीरे इंटरेस्ट जागा और लोगों ने सपोर्ट किया, कॉरपोरेट्स ने सपोर्ट किया, और अब खुद माननीय प्रधानमंत्री जी ने पौंडमैन की एक उपाधि दी। तो उसके बाद से मैं ऑल ओवर इंडिया में तालाबों को जीर्णोद्धार करने के लिए काम कर रहा हूं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी जो एजुकेशन है वो कहाँ हुई और किस उस पर भी, मैं आप बता रहे थे एमटेक आपने किया है इलेक्ट्रिकल से, तो एक मास्टर्स करने के बाद इंजीनियर की जो थॉट है वो एक इलेक्ट्रिकल से एक मतलब इस सेक्टर में कैसे आई? मैकेनिकल। अच्छा, मैकेनिकल से किया आपने? दरअसल ये मैंने बीटेक किया था मैकेनिकल से। और उस टाइम तो सभी का, क्योंकि जॉब बीटेक करते टाइम सभी का सपना होता है कि मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल जाए। जी जी। सबका टारगेट मल्टीनेशनल कंपनी होती है। लेकिन मेरा टारगेट भी वही था उस टाइम तक तो। लेकिन जब चीज़ें मैंने देखी आसपास और मेरा इंटरेस्ट इस तरफ बढ़ने लगा,
तो तब मुझे और मल्टीनेशनल कंपनी में आसानी से जॉब भी मिल गई। तो तब मुझे लगा कि ये टारगेट बहुत छोटा है, और जिस काम को करते टाइम आप बार बार छुट्टी होने के लिए बार बार टाइम देख रहे हैं, कब छुट्टी हो, कब घर जाऊं, कब वो एक्टिविटी करूं जो मुझे पसंद है जी। तो मुझे लगा कि ऐसा है ना, यहाँ पे हो सकता है मेहनत करने से 2 लाख रुपए 10 लाख रुपए पर मंथ सैलरी हो जाए, लेकिन ये जो बेचैनी है ये खत्म नहीं होगी। मन कहीं और पड़ा है और आपका तन कहीं काम में लगा हुआ है। जी जी जी। तो मैंने 2 साल करने के बाद फिर वो छोड़ दिया। तो ये जो तालाबों को साफ करने के लिए, उनका जीर्णोद्धार करने के लिए, ये विचार कहीं ना कहीं से डेवलप हुआ होगा, कोई चीज़ देखी होगी या उस तरीके का कुछ? बिल्कुल, इसके पीछे क्योंकि बचपन की यादें भी हैं, और बचपन में मेरी जिम्मेदारी थी, घर में हमारे लगभग बहुत सारी भैंसें होती थी। तो स्कूल से आते ही 1:30-2 बजे छुट्टी होती थी, तो मेरा काम था स्कूल से आए से बस ड्रेस चेंज करा और प्लास्टिक के थैले में अपनी किताब भरी और भैंसों को खोल के ले गए खेतों में। तो वो अपने शाम तक अपने जंगल में चरती रहती थी और हम अपना होमवर्क कर लेते थे, है ना। उसी दौरान तालाबों में भी नहाए हैं, नहर में भी नहाए हैं, लेकिन जब मात्र 5-6 साल में जब हमने देखा कि वो नहर नाला बन गई है, वो तालाब डंपिंग यार्ड बनने जा रहा है, तो थोड़ा सा दिल को ठेस लगी कि यार हमने वो चीजें देखी हैं, है ना, हमने एंजॉय किया उन चीजों को, नेचुरल रिसोर्सेज को, और ये हमारे सामने बर्बाद होती जा रही हैं। और अगली पीढ़ी तो हो सकता है वो हमारी बातों पे विश्वास ही ना करे। अगर मैं अपनी बेटी को आज बताऊं, जो कि स्विमिंग पूल में एडमिशन लेना चाहती है स्विमिंग करने के लिए, मैं उसको बताऊं कि मैंने नहर में भैंस की पूंछ पकड़ के जब नहर पार करते थे तो उसी में तैरना सीख गए, कोई अलग से क्लास नहीं की, है ना। और वो मजबूरी थी, है ना, मजबूरी में सीखे थे। अभी ये जो आप वाली जो नहर है, ये आपके गांव से जो निकलती है, इसका पानी बिल्कुल क्लीन था, लेकिन जब से ग्रेटर नोएडा के जो कंपनियां हैं उनके नाला इसमें पड़े हैं, ये नहर जो है, नदी, ये खुद नाला बन गई है। बिल्कुल इसी नहर में मैं नहाना सीखा हूँ, है ना। और इतना अच्छे से नहाते थे, सारे दिन खेलते थे, झाल में कूदते थे ऊपर से, लेकिन वो सामने होते होते नाले बनने लगे, तो तब मुझे लगा कि नेचुरल रिसोर्सेज के लिए कम से कम बात करनी चाहिए, है ना। ये टॉपिक हमने कम से कम छोड़ दिया है ना, इस पे बात करनी छोड़ दी है, और अगली पीढ़ी इनको नहीं देख पाएगी। तो ये सिर्फ बात करना शुरू किया था, लेकिन लोगों ने सपोर्ट किया तो फिर इन पे काम करना भी शुरू कर दिया। तो स्टार्टिंग कैसे हुई, मतलब आपने पहला कोई मॉडल तैयार किया? स्टार्टिंग में दरअसल ये था कि घर से शुरुआत की थी, घर पे कोचिंग सेंटर चलाता था 9th-10th के बच्चों के लिए जी। तो वहाँ पे शुरुआत हुई कि चलो हम अपने कुछ करते हैं, पोस्टर वगैरह बनाते हैं कुछ, है ना, दीवारों पे कुछ लिखते हैं इस तरह के मैसेज। अब हमारे पास पैसे तो है नहीं कि मैं जाके मशीन से तालाब खोद दूं, तो मैसेज लिखना शुरू किया जो भी कैपेसिटी में था। सैटरडे संडे का ही टाइम होता था, लेकिन बाद में पता चला कि सिर्फ अवेयर करते रहेंगे तो कैसे पता चलेगा कितना फ़ायदा हुआ, हमारी मेहनत का कितना नहीं हुआ। तो हमें कुछ साफ सफाई भी करनी चाहिए। तो एक तालाब पे साफ सफाई अभियान किया। अब साफ सफाई अभियान किया तो पता चला कि साफ सफाई अभियान भी कुछ पूरा नहीं है, है ना, पूरी तरह से क्लीन करना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर एनजीओ से संपर्क किया, कॉर्पोरेट से संपर्क किया। तो पहली बार तो 6 महीने लग गए ढूंढने में फाइनेंशियल सपोर्ट, लेकिन जब एक बार हुआ और हमने कुछ करके दिखाया, उसके बाद फिर आज तक हमें कोई कमी नहीं आई, ना रिसोर्सेज की कभी कमी आई, ना मशीन्स की, ना मैन पावर की कहीं। अब हमारे पास है, इवन हम हाउसफुल चल रहे हैं इस टाइम पे। अच्छा। हम गांव में जब आप जाते हैं तो गांव के लोगों का कैसा, आप तालाबों के प्रति कैसा उनका अपना दरअसल दोनों तरह के लोग हैं। एक जो जागरूक लोग हैं गांव में, वो चाहते हैं कि तालाब रिवाइव हो जाए, और लेकिन जिन लोगों ने खुद कब्जा किया हुआ है तालाब पे, वो तो नहीं चाहते किसी भी कीमत पे कि तालाब रिवाइव हो, बल्कि वो तो चाहते हैं कि इसको 1-2 साल में और कब्जा करके और इसको अपना बेडरूम बना लें इस पे और खत्म करें इसको। कई लोग बारात घर बनाने की सजेशन देते हैं, कई बार कहते हैं लोग नहीं हमें तालाब नहीं चाहिए, हमें पार्क चाहिए, क्योंकि अभी वो सपना देख रहे हैं दिल्ली जैसे पार्क बनने का, और दिल्ली जहाँ पे लोग पार्कों में रह रहे हैं वो सपना देख रहे हैं तालाब बनाने का। एक्चुअली वाटर लेवल इतना डाउन होता जा रहा है शहरों का, गाँव का, और इवन मैं देख रहा हूँ कि गाँव के जो तालाब हैं वो भी इतने गंदे हो चुके हैं और दलदल बन चुके हैं कि गांव का वाटर लेवल बेकार हो चुका है, पानी पीने योग्य नहीं बचा है। अब स्थिति ये है कि गांव के जो लोग अनएजुकेटेड हैं या जो अनजान बनते हैं वो इन सब चीज़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन उनकी वजह से चीज़ें रुक तो नहीं सकती।
तो आपका पहला मॉडल कौन सा था, कहाँ आपने पहली बार? मैं अब मेरे बराबर में डाबरा गांव है, तो हमने वॉलंटियरिंग एक्टिविटी शुरू की थी एक दिन वीकेंड पे। कितने लोग थे आप, मतलब लड़के? 30 से 40 लोग लड़के ही थे सारे। 30 से 40 लोग के लड़के थे? वो फेसबुक से, व्हाट्सएप से ऐसे सारे लोग जुड़े थे। अच्छा। और गाड़ियों में आए थे अपने अपने, उन्होंने साफ सफाई की। और क्या क्या चैलेंजेस आए और क्या क्या सपोर्ट आपको? चैलेंज ये था कि देखो, पहली बात तो लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल है कि कोई क्यों करता है ये काम, है ना। अभी भी 90% लोग ये सोचते हैं कि मैं अथॉरिटी का कोई ठेकेदार हूँ, है ना, किसी सरकारी विभाग का कर्मचारी हूँ। तालाब साफ करने जाते हैं तो लोग अपनी शिकायत लेके आ जाते हैं ना, कैसी नाली बनाई थी तुमने, है ना, पहले मंदिर के लिए चंदा दो जब काम करने देंगे। अच्छा, वो उनका अपना एक अलग अपना शुरू हो जाता है। मैं उनको समझाना बड़ा मुश्किल होता है कि भैया ना अथॉरिटी से कोई मतलब है, अथॉरिटी की परमिशन से जरूर कर रहे हैं या सरकारी डिपार्टमेंट से, लेकिन हमारा फंड अथॉरिटी के नहीं है, सरकारी नहीं है। अच्छा, आप जो फंड अवेलेबल आप करते हैं तालाब को साफ करने के लिए, इसका प्रोसेस क्या है और किन किन चीजों से करते हैं? ये 2 तरीके से ही हम फंड मिलता है हमें। एक तो CSR है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। ओके। तो जो बड़े कॉर्पोरेट हैं, कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, वो अपना 2% देते हैं नेट प्रॉफिट का। कितने बड़े कॉर्पोरेट, मतलब वो जिनका 500 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है, तो वो इस कैटेगरी में आते हैं शायद। वो अपनी पूरी जो उनको प्रॉफिट है उसका 2% सोशल एक्टिविटी के लिए वो देते हैं। तो वो करते हैं ना, हमें नहीं देते। उनके पास हजारों NGO होती हैं, तो कई बार वो अगर तालाब रिवाइव करना चाहते हैं तो कई बार हमें भी दे देते हैं वो। ओके। तो उसी के पैसे से। दूसरा, कई लोग डोनेट भी करते हैं। ओके। अगर मान लो आपके घर के आसपास तालाब और आप उससे परेशान हैं, तो कई लोग डोनेट भी करते हैं। या फिर जो लोग अच्छी पोजीशन पे है, अच्छे पैसा है, तो वो ऐसे भी डोनेट कर देते हैं कि मेरी तरफ से किसी मंदिर में तालाब बनवा देना, कोई तालाब साफ करवा देना। तो जो कॉर्पोरेट आपको पैसा देते हैं, तो वो किस माध्यम से, कैसे, मतलब वो उनकी अपनी कुछ वहाँ उस पर कवरेज रहती है, क्या करते हैं वो, मतलब? नहीं, उनका तो ये रहता है कि वो देखते हैं, उनको परमिशन चाहिए होती है सरकार से, हमें भी चाहिए होती है। उसके बाद उनको रिपोर्ट चाहिए होती है, पूरे फोटो इस शुरू से लेके एंड तक के फोटो चाहिए होते हैं। वो अपने लोग भी रखते होंगे ना, क्योंकि जो पैसा दे रहे हैं तो ऑडिट करने के लिए हमेशा उनको क्वार्टरली और मंथली, वीकली रिपोर्ट भेजी जाती है। तो उसका वो ऑडिट करते हैं प्रॉपर कि कितना पैसा भेजा था, कितना खर्च हुआ, कैसे कहाँ खर्च हुआ। तो वो बिल वगैरह हम, मतलब कंपनी एक अपना पूरा फोकस रखती है उस चीज पर। तो वो बेस्ट है। और आपको भी एक ये बेनिफिट मिल जाता है कि गवर्नमेंट सेटअप में उतना ज़्यादा, क्योंकि जो भी टेंडर्स होते हैं या जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स तालाब साफ करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, तो उनका पूरा प्रोसीजर होता है, प्रॉब्लम्स होती है, बड़ी दिक्कत होती है। तो वो बड़ी दिक्कत उनको रहती है। नहीं, वो तो है। देखिए, कई बार कॉर्पोरेट को भी दिक्कत होती है, क्योंकि होता क्या है ना कि कॉर्पोरेट ने हमें पैसा दे दिया, है ना, और गांव के लोगों का आपस में झगड़ा उस तालाब पे, है ना, उस चक्कर में वो आपस में लड़ बैठते हैं और NOC भी नहीं मिल पाती है। कई बार हमें पैसा वापस भी करना पड़ जाता है कि जी हम ये तालाब, या तो आप परमिशन देते दूसरे तालाब को करें, या फिर आप अपना पैसा वापस ले लीजिए। तो ऐसे भी झगड़े हो जाते हैं तालाबों। हाँ भाई, देखो, ये तो समाज में सभी तरीके के लोग हैं, और हम देश के लिए जो कार्य कर रहे हैं जो पॉजिटिव वे में, वो नेगेटिव लोगों की वजह से वो चीज़ें बंद नहीं हो सकती। तो इसमें आपको जो अपना पर्यावरण मंत्रालय है या जल शक्ति मंत्रालय है, इनसे भी कुछ आपको सपोर्ट मिल रही है? बिल्कुल, बहुत सपोर्ट मिलती है। इवन मैं तो कहूँगा कि जब से जल शक्ति मंत्रालय का गठन हुआ है, तो एक इस टॉपिक की हर जिले में, हर तहसील स्तर पर चर्चा है, क्योंकि जल शक्ति मंत्रालय का पूरा फोकस है तालाब। जी। उससे पहले अभी अगर हम पहले हम जाते थे NOC लेने के लिए, तो पटवारी तहसीलदार बहुत सारे क्वेश्चन करते थे, है ना, क्यों करते हैं तालाब, क्या हुआ, कहाँ से। अभी उनको पता रहता है कि यार जल शक्ति मंत्रालय ने पहले से सबको टारगेट दिए हुए हैं, इतने तालाब तुमको करना ही है। तो अब हम मतलब वो खुश हो जाते हैं कि यार हमें भी टारगेट मिला, तुम एक तरह से हमारी मदद कर दो। तो क्योंकि अब सबकी गर्दन फंसी हुई है, तो हम जाके एक तरीके से उनकी मदद ही कर देते हैं। नहीं, तो इसमें जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, और आपको तो वो एज ए जैसे कंसल्टेंट यूज करना चाहिए, क्योंकि आपको इतना एक्सपीरियंस है और आप उस चीज़ को एक मॉडल आपने बनाया है। तो प्रदेश में जितने भी जिला पंचायत हैं या जो भी चाहे वो MLA का कोटा है या MP का है या जिला पंचायत का है, अलग अलग सब कोटे होते हैं, और सब लोग अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को टेंडर्स देते हैं। तो
उसमें अगर आपकी कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्टर ही ले ले तो उसको बड़ा बेनिफिट है। उससे क्या होगा कि उसका एक तो फंड कम लगेगा। नहीं, हम देते हैं, जैसे नगर निगम गाजियाबाद को हम कंसल्टेंसी दे रहे हैं, ओके, तो उनको एक्सपर्टीज हम देते हैं और उसके बदले में हम एक नॉमिनल चार्ज भी करते हैं। उससे हमारी सस्टेनेबिलिटी मेंटेन रहती है। बाकी कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिनको तालाब रिवाइव करने के लिए प्रोजेक्ट भी मिल जाते हैं, लेकिन नहीं पता कि कैसे करना है या कैसे इसको अच्छा करना है, तो उनको भी हम गाइडेंस, पूरी गाइडेंस देते हैं। और खुद मंत्रालय के साथ भी हमारा MOU साइन हुआ है। ओके, तो इस तरह से हम जहाँ पे भी पॉसिबल है वहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी जो पर्यावरण को जो पसंद करते हैं, जो नई यूथ हैं, नई जनरेशन के लड़के हैं, जो बॉयज़ हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो इस सेक्टर में काम करना चाहते हैं, तो आपने कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट भी अभी तैयार कर रहे हैं कि आप उनको ट्रेनिंग दें, उनको एक शॉर्ट कोर्स चलाएं, जिससे कि वो लोग भी अवेयर होकर और आपके इस मिशन को आगे बढ़ाएं? क्योंकि अभी आप अकेले इस चीज़ में चले हैं और देश बहुत बड़ा है, 30-31 राज्य हैं और बड़ी पॉपुलेशन है, तो इस मिशन में आपको हजारों लाखों लोग चाहिए। बिल्कुल, देखिए, इसके लिए मैं तो चाहता हूँ कि हर जिले में, हर तहसील स्तर पर एक पॉन्डमैन हो, ताकि वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस भी करे कि वो समाज पर्यावरण के लिए कुछ कर रहा है, और इसके साथ साथ उनको रोजगार भी मिले। क्योंकि सिर्फ समाज सेवा के नाम पे लोगों का घर नहीं चल सकता है ना। तो समाज सेवा तो इवन उनके लिए समझी जाती है जिनका पास पहले से बहुत पैसा है। तो मैं चाहता हूं कि लोग सस्टेनेबल भी बने और पर्यावरण के लिए कुछ करें। समाज सेवा में मैं आपको थोड़ा सा एक तवर सा बोल दूं कि समाज सेवा जो है, अभी हम चाहे पॉलिटिक्स में हो या किसी भी चीज़ में अगर लोग करते हैं, तो पॉलिटिक्स में भी एक उनको पर्टिकुलर अमाउंट दिया जाता है, या हम जॉब में हैं वो भी एक उनको मेहनताना दिया जाता है। समाज सेवा का कंसर्न ये है कि एक जो आपका पर्टिकुलर अमाउंट है वो आपको मिले सेवा देने के लिए, लेकिन जो 95% जो अमाउंट है वो उस विकास में लगना चाहिए। सही बात। प्रॉब्लम यहाँ है कि 100 रुपये में से 50 रुपये तो खर्च हो जाते हैं फालतू की चीज़ों में, कमीशन में, इधर उधर। 50 रुपये कहीं जाके प्रोजेक्ट में लगते हैं। अब जब 50 रुपये प्रोजेक्ट में लगेंगे तो उसकी क्वालिटी या उसकी वो चीज़ें नहीं आ पाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर आप एज ए कंसल्टेंट 100 रुपये में से 95 रुपीज़ अगर आप प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं, तो उस प्रोजेक्ट में तो 4 चांद लग जाएंगे और उसकी क्वालिटी इतनी शानदार आएगी कि जो चीज़ 10 साल चलनी है वो 50 साल चलेगी। बिल्कुल। और देखो, CSR का तो ये नियम है कि 5% आप अपना एडमिन फीस लीजिए, बाकी का ऑडिट दीजिए, पूरा रिपोर्ट दीजिए। ये जो है, जब आप देश और समाज के हित में जब कोई कार्य करते हैं तो वहाँ पैसा प्रेफरेंस नहीं होता। प्रॉब्लम क्या होती है, अभी हम लोग देख रहे हैं कि पॉलिटिक्स में भी कोई मेयर है, कोई ब्लॉक प्रमुख है, कोई कुछ है, मतलब वो लोग भी पैसे की तरफ जो है कि भाई ये टेंडर हो गया, इसमें से हमें कमीशन चाहिए, हमें ये चाहिए, इस तरीके की चीजें हम लोग सुनते हैं, देखते हैं। भाई आपको अगर पैसा कमाना था बिजनेस कीजिए ना, पॉलिटिक्स में क्यों आ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपको समाज में सेवा करनी है तो आपको एक गवर्नमेंट से पर्टिकुलर अमाउंट मिलता है, सैलरी मिलती है, तो आप उससे अपना काम चलाइए। और समाज में सेवा करने आए हैं तो आप दूसरे रिसोर्सेज से अपना पैसा कमाइए। सही बात है, सही बात है। नहीं, वो तो है। अभी जैसे हम भी काम करते हैं, कई बार लोग सोचते हैं कि पता नहीं कितने करोड़ों रुपए कमाते होंगे। वो मेंटलिटी बन गई ना ऐसी। तालाब हमें मिलता है 5 लाख रुपए अमाउंट मिलती है किसी तालाब को। बहुत हुआ है, जैसे कई जिलों में हमें 8 लाख रुपए कहीं से मदद मिली है एक तालाब को रिवाइव करने के लिए, लेकिन गांव में चर्चा चलती है कि 2 करोड़ रुपए का फंड आया है ना। तो वो 2 करोड़ के हिसाब से ट्रीट करते हैं फिर, है ना, कि भैया मंदिर के लिए भी चंदा दे दो, है ना, हमारी नाली बनवा दो, इतने पैसा मिला है छोटे से तालाब के लिए। तो उनको समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। वो सोचते हैं कि जैसे सरकारी प्रोसेस होता है, 2 करोड़ में से 1 करोड़ लगेगा, 1 करोड़ हम खा जाएंगे, तो उनको समझाना मुश्किल होता है कि सरकारी नहीं है इसमें। नहीं, वो धीरे धीरे अवेयरनेस आएगी लोगों में। लोग जब उस चीज को देखेंगे, अभी आपको जो है आपका अभी डिस्कवरी ने भी शायद आपको, नेशनल ज्योग्राफी ने भी आपको जो है दिखाया है। प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर, बड़े बड़े आपका मिनिस्टर्स हैं सेंटर के, वो सब लोग अवेयर हो रहे हैं। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी, चाहे वो म्यूनसिपल हो, चाहे वो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, क्योंकि ये वाटर लेवल की जो समस्या है ना, वो हिंदुस्तान के अंदर आने वाले टाइम में इतनी भीषण होने वाली है कि अगर इस पर काम नहीं किया तो भाई साहब पानी पीने के लायक बचेगा ही नहीं। तो ये बड़ा सहनशील और बड़ा
इम्पोर्टेंट मुद्दा है। बिल्कुल। और आप इस कार्य को कर रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। थैंक यू। और इसमें जो है देश के सभी युवाओं को आकर, जो भी पर्यावरण के प्रति आकर्षित होना चाहते हैं, जो कार्य करना चाहते हैं, आपकी मुहिम में आकर उनको मदद करनी चाहिए। बिल्कुल। और सीख लेनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों को जो है, अगर इस देश की साफ सफाई, इस देश के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको अगर हम नहीं बचाएंगे तो आने वाली जनरेशन क्या कहेगी? उनको तो कुछ मिलेगा ही नहीं। बिल्कुल। हम कैसा भारत जो है अपनी जनरेशन को देकर जाएंगे? तो इन सब चीज़ों का ख्याल हमें रखना है। और मैक्सिमम लोगों को जो है अभी इस प्रोग्राम के माध्यम से भी, और जो भी सोशल मीडिया है, टीवी है, मतलब अलग अलग रिसोर्सेज पे हमें ये सब चीज़ें अवेयर करनी चाहिए। तो तंवर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप इस मुहिम को ऐसे ही अग्रसर बढ़ाते रहिए, और हम लोग भी आपके इस मुहिम में आपके साथ हैं। जो भी सहयोग जिस तरीके का भी, हम लोग भी बिल्कुल आपके साथ रहेंगे। आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, और आप बड़ा नेक कार्य कर रहे हैं। ये हमारे देश के जो यूथ हैं उनके लिए भी एक सीखने का और एक इंस्पिरेशन का एक सेटअप है। तो दोस्तों, अभी आज हमारे प्रोग्राम में थे रामवीर तंवर, जो पॉन्डमैन के नाम से जाने जाते हैं। आप बड़ा सराहनीय काम कर रहे हैं, और ऐसा कार्य हमारे देश के युवाओं को करना चाहिए, जिससे देश की तरक्की हो, देश विकास करे। तो दोस्तों, आप देखते रहें रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। नमस्कार।